So let me start करते हैं टॉपिक। तो ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, टेक ओवर, और लास्ट हमने रेगुलेशन नंबर 15 पे स्टॉप किया था। तो वहां तक आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, पूछना। क्लियर जितना करवाया। देखो आगे जो रेगुलेशन नंबर 16 से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, और आज के रेगुलेशंस जो है बहुत टेक्निकल नहीं है, मतलब लैंग्वेज सिंपल है। तो अपने एक बार मेन प्रोसीजर रहता है, थोड़ा टाइम लिमिट्स रहेंगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो उतना टिपिकल नहीं होगा जितना प्रीवियस रेगुलेशंस में हमने देखा। तो 16 से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने जो 14, 15 ये सब देखा था, 13, 14, 15 वाला, उसमें ओपन ऑफर प्रोसेस वाले टॉपिक से स्टार्ट हुआ था कि एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करने की टाइमिंग क्या होगी, पब्लिकेशन कैसे करना है और कहाँ सबमिट करना है, और उसके कंटेंट्स क्या होंगे, वो सब पे बात की। अब इसमें हमने जो डॉक्यूमेंटेशन देखा था, एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, एक डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट होता है, और एक आता है लेटर ऑफ ऑफर। तो यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर की बात अब हो रही है रेगुलेशन नंबर 16। देखते हैं रेगुलेशन 16। सब रेगुलेशन 1 provides that within 5 working days from the date of the detailed public statement made under 13 sub regulation 4, the acquirer shall, through the manager to the open offer, file with the board a draft of the letter of offer containing such information as may be specified, along with non-refundable fees as per the following scale, by way of direct credit in the bank account through NEFT, RTGS, IMPS, or any other mode allowed by RBI, or by way of a banker's check और डिमांड ड्राफ्ट पेएबल इन मुंबई इन द फेवर ऑफ द बोर्ड। इन शॉर्ट बता दिया कि भाई डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट सबमिट किया आपने, दैट वाज रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 4। वहां से 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफर सबमिट करना है, उसका ड्राफ्ट सबमिट करना है, एंड दैट इज टू बी सबमिटेड टू द बोर्ड सेबी। इसके साथ आपको कुछ फीस सबमिट करनी है विच इज नॉन रिफंडेबल, और फीस डिपेंड करती है कि उन्होंने क्या बताई है, तो वो फीस का अमाउंट आपको साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे टेबल है, वो देख लो। ओपन ऑफर कितने रुपए का है उस पर डिपेंड करता है फीस कितनी देनी है। तो सेबी की अच्छी खासी कमाई है यहाँ से, अमाउंट देख के दिख रहा है। 10 करोड़ रुपए तक का अगर ओपन ऑफर है तो फिक्स फीस है 5 लाख रुपीज, ये सेबी को पे करेंगे हम एज अ अक्वायरर कंपनी। नेक्स्ट है, अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका ओपन ऑफर है बट लेस देन और इक्वल टू 1000 करोड़, बड़ा स्लैब है 10 करोड़ से 1000 करोड़, तो उसमें बोला है 0.5% ऑफ द ऑफर साइज विद नो कैप, कोई कैप नहीं लगाया गया, मैक्सिमम अप टू दिस लिमिट, मतलब 0.5% फ्लैट है, देना ही है। और अगर 1000 करोड़ से ऊपर है तो उसमें बोल दिया 5 करोड़ रुपए तो मिनिमम हो गया, प्लस 0.125% ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑफर साइज इन एक्सेस ऑफ 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ तक के लिए 5 करोड़ फिक्स है, उसके ऊपर जो अमाउंट जाएगा उसका 0.125% ये आप ऐड कर दो वैसा। तो उस हिसाब से कितना आपको पे करना है, नॉन रिफंडेबल फीस है, तो फिक्स है कि भाई देनी ही है, उसमें से कुछ वापस नहीं मिलने वाला। ये भी यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, द कंसिडरेशन पेएबल अंडर द ओपन ऑफर शैल बी कैलकुलेटेड एट द ऑफर प्राइस assuming full acceptance of the open offer, and in the event the open offer is subject to differential pricing shall be computed at the highest offer price irrespective of the manner of payment of the consideration। हमने बीच में डिफरेंशियल प्राइस की बात की, एक ओपन ऑफर में, या तो अलग अलग ओपन ऑफर है तो बात अलग है, एक ही ऑफर में डिफरेंशियल प्राइसिंग की जा रही है तो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों की है, किस बेस पे आपने डिफरेंशिएट किया, बताना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब ऊपर की फीस कैलकुलेट होती है ना, तो सब कुछ ग्रॉस अमाउंट में देखते हैं, टोटल, कि ओपन ऑफर आपने टोटल कितना दिया है। अब उसमें से कितना एक्सेप्ट हुआ वो मैटर नहीं करता है, आपने ऑफर कितना किया वो मैटर करता है। तो जरूरी नहीं कि आपने जितना ऑफर किया वो सारे एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा, फिर वो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की बात भी तो हो रही थी। तो भाई आप 10 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर दे रहे हो तो जरूरी है कि 10 करोड़ का एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा, नहीं, बट फीस कैलकुलेट 10 करोड़ पे करेंगे क्योंकि आपने ऑफर तो वही किया है, तो वो बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। तो ना अज्यूमिंग द फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ओपन ऑफर, तो अजम्पशन का मतलब ही वही है कि आप 500 करोड़ के शेयर ऑफर कर लो कि मैं इतने खरीदने को रेडी हूँ, ऑफर पहले 400 का आया लेकिन फीस 500 पे लगेगी, तो ओपन ऑफर की लिमिट उस हिसाब से डिसाइड होगी। फिर बोला कि अगर ओपन ऑफर में डिफरेंशियल प्राइसिंग है तो क्या करें, विच एवर इज हायर, हाईएस्ट प्राइस जो भी आपने ऑफर की होगी उस पर पूरा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ consideration payable under the open offer being enhanced owing to a revision to the offer price or offer size, fees payable shall stand revised implied। कुछ हमने कंडीशंस देखी थी जहाँ पे प्राइस रिवाइज होता है या ऑफर साइज रिवाइज होती है, तो ध्यान में कब हो रहा था?
नेगोशिएशन डील का जो हायर प्राइस है तो देखा था ओपन ऑफर पीरियड चल रहा था और टेंडर पीरियड शुरू होने से पहले 3 दिन पहले तब तक अगर आपने कहीं और बाहर डील कर ली वहाँ हायर प्राइस ऑफर किया तो यहाँ भी देना पड़ेगा। और भी कुछ हो सकता है रीजन इसके अलावा, ये तो सही रीजन। और कोई रीजन था जहाँ पे प्राइस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगा, ऑफर साइज रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी? एक और रीजन, एग्जैक्टली कॉम्पिटिंग ऑफर। मैंने एक ऑफर दिया, सामने वाले ने ऑफर दिया, उसका भाव बढ़ा दिया, मैं और भाव बढ़ा के दे रहा हूँ, हो सकता है ना। तो अगर ऐसे प्राइस रिविजन्स या ऑफर साइज को तो रिवाइज कर सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा शेयर खरीदूंगा, ज्यादा प्राइस पे खरीदूंगा। अगर किसी भी तरीके से मुझे डील चाहिए तो मैं बेटर रेट और ज्यादा क्वांटिटी ऑफर कर सकता हूँ। ये सारे अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट फीस पे पड़ेगा, सीधी बात है। सब रेगुलेशन 3 है, the manager to the open offer shall provide soft copies of the public announcement, the detailed statement and the letter of offer draft in accordance with such specification। ठीक है, बेसिक बात है। and the board shall upload the same on the website। जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेबी को इसकी पीडीएफ भेज दे, सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दे, ताकि जिसको पढ़ना है वहां से पढ़ ले। ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो मेन वर्ड्स पकड़ लेना, ये सब रेगुलेशंस टेक्निकल नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, बट हम खाली एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपको हर पॉइंट बताओ, और कुछ अगर अंदर ऐसा रिटन पॉइंट आ जाए तो पता चल जाए। तो करवाऊंगा तो पूरा ही, लेकिन आप मेन वर्ड्स पकड़ लेना। नेक्स्ट टाइम ऐसे रेगुलेशन जितने शॉर्ट में रिवाइज हो जाए उतना अच्छा है, इस पे उतना टाइम मत देना फिर। सब रेगुलेशन 4, द बोर्ड शैल गिव इट्स कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट लेटर as expeditiously as possible, but not later than 15 working days of the receipt. And in the event of no comments being issued, it shall be deemed that the board does not have comments to offer। 15 दिन के अंदर अंदर सेबी को इस ड्राफ्ट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स या कमेंट्स दे देने चाहिए, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ बोलना चाहते हैं। और नहीं कुछ आया तो मान लें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब सही। Provided in the event of board has sought clarifications or additional information from the manager to the open offer, the period for issuance of comments shall be extended to the 5th working day from the date of receipt of satisfactory reply to the clarification or additional information sought। तो ये गेम चलता रहेगा, हमने पूछा, आपने बताया, फिर उसके बेसिस पर हमने वापस अपना कंसेंट दिया, वैसी बात होगी। तो क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा तो उसके बाद सामने वाला क्लैरिफिकेशन देगा। सामने वाला मतलब कौन? ओपन ऑफर देने वाली अक्वायरर कंपनी। तो उनके क्लैरिफिकेशन के बाद भी तो बोर्ड को टाइम मिलना चाहिए उस क्लैरिफिकेशन को वेरीफाई करने का। उसके लिए 5 वर्किंग डे वाला पॉइंट एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये आगे की स्टोरी फ्लो में चल रही है। Provided further that in the event of the board specifies any changes, the manager to the open offer and the acquirer shall carry out such changes in the letter of offer before it is dispatched to the shareholders। अब उन्होंने कोई चेंजेस करने को बोल दिया लास्ट में, तो फिर आपको जो शेयर होल्डर्स है टारगेट कंपनी के, उनको ये डॉक्यूमेंट पहुंचाने से पहले वो सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड सी बात है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 5, in case of competing offers the board shall provide its comments on the draft letter in respect of each competing offer on the same day। ठीक है, implied है। In the event of disclosures in the draft letter of offer are inadequate, the board may call for revised letter of offer and shall deal with the revised letter in accordance with sub regulation 4। सब रेगुलेशन 4 हुई था 15 दिन वाला। ठीक है, अब आपने जो लेटर ऑफ ऑफर पहली बार सबमिट किया ड्राफ्ट, बोर्ड बोल रहा है यार इसमें तो बेसिक डिटेल ही गायब है, ये तो इनकम्प्लीट है, ऐसा तो चलेगा ही नहीं, भाई पूरा वापस बना के लो। तो ये तो काउंट ही नहीं हुआ ना, अब नया बना के लो। अब जिस दिन आप नया सबमिट करोगे वहां से उनके लिए वो 15 दिन वापस से शुरू होंगे। सब रेगुलेशन 4। लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है उसको समराइज किया बॉक्स में। रिपीट टॉपिक है, लेटर ऑफ ऑफर हम देख चुके हैं। आपको लैंग्वेज पढ़नी तो एक बार उसको क्विकली गो थ्रू कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मीनिंग जैसा आंसर।
गुड, ठीक, मीनिंग समझ आ गया। समरी की सारी जो पीछे अपन ने पढ़ा, रिमेनिंग पार्ट अभी आ जाएगा, एस्क्रो अकाउंट और ये सब जो दिख रहा है ना आपको, वो नेक्स्ट पॉइंट है। अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन 17, अगेन नॉट दैट टेक्निकल, इंफॉर्मेटिव। प्रोविजन ऑफ एस्क्रो। एस्क्रो अकाउंट के वर्ड आपने सुना, क्या होता है? एप्लीकेशन में वो ब्लॉक कर देता है। हाँ, तो पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखना, साइड पे रखना, क्योंकि कहीं पे भी पैसा देने की बात आ रही है तो एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करो, पैसा सेट असाइड करो, फंड अवेलेबल करके दिखा दो, ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। बेसिक तो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा हो गया तरीके से, दैट इज एस्क्रो अकाउंट। यहाँ पे बोला रेगुलेशन 17, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज prior to the date of the detailed public statement of the open offer for acquiring shares, the acquirer shall create an escrow account towards the security for performance of his obligation under these regulations and deposit such aggregate amount as per the following scheme. तो कब आपको करना है? पहले होता है सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, उसके बाद आता है लेटर ऑफ ऑफर। यहाँ बोला डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 2 दिन पहले, उससे लेट नहीं करना, ठीक है? नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, ठीक है, उससे पहले। तो जो स्केल नीचे बोला है उस हिसाब से आपको एस्क्रो अकाउंट ओपन करके उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर देना है। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन पेएबल अंडर द ओपन ऑफर ऑन द फर्स्ट 500 crore रुपीस, ठीक है, उसमें कितना एस्क्रो में डालना पड़ेगा? एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है, सिंपल हो गया। और बाकी बैलेंस पे 10%, तो ये अमाउंट याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट जो है वो आप ट्राई कर सकते हो, दोनों प्रोविजो पढ़ के मुझे बता दो क्या नया मिला उसमें। बोलो, फर्स्ट प्रोविजन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का, अगर एक्सेप्टेंस से ओपन ऑफर में तो उसका 50 ना इसका 100% और 50% पूरे ओपन ऑफर का पीछे वाले 4 वोट करना है। हाँ, अगर आपके ओपन ऑफर में ये कंडीशन है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट होना चाहिए, अपन ने बीच में बात की थी इस बारे में, इसका रेगुलेशन आगे अभी आने वाला है, वो भी कवर करेंगे। तो इसमें बोला कि अगर मिनिमम लेवल वाला कुछ मैटर है तो फिर आपको कितना एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा, उसमें 2 कंडीशन में से व्हिचएवर इज हायर, मिनिमम लेवल का 100 और टोटल का 50। इंप्लाइड है छोटी क्वांटिटी का फुल परसेंटेज दिया होगा और टोटल क्वांटिटी का हाफ परसेंटेज दिया होगा, रिवर्स तो हो भी नहीं सकता, वो कॉमन सेंस नहीं बनती। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है मतलब टोटल ओपन ऑफर का एक हिस्सा, तो भाई उसके बराबर तो 100%, और पूरे ओपन ऑफर का आधा 50%, दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, फिर उतना आपको रखना पड़ेगा अगर ये प्रोविजन में कंडीशन आती है तो, ठीक है। सेकंड प्रोविजन, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोविजन है तो 100% देगी। तो फिर तो 100% ऑफ कंसिडरेशन पेएबल, मतलब पूरा पैसा आपको साइड पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला मैटर है। तो ये प्रोविजन में बात क्लैरिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 2, द कंसिडरेशन पेएबल अंडर एन ओपन ऑफर shall be computed as provided for in sub regulation 2 of 16, and in the event of an upward revision of the offer price or size, the value of escrow amount shall be computed on the revised consideration। ये implied था, पीछे अभी 16 वाले में अपन ने देखा कि ओपन ऑफर का प्राइस रिवाइज होगा तो फीस भी बढ़ेगी, ऑफर साइज रिवाइज होगा तो भी फीस बढ़ेगी। तो इम्प्लाइड है अगर ओपन ऑफर का प्राइस या क्वांटिटी रिवाइज हो गई तो एस्क्रो अकाउंट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली बात होगी। तो बोला सेम रेशियो में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो एडिशनल अमाउंट आपको एस्क्रो अमाउंट में डिपॉजिट करना है वो कर देना, इजी हो गया। सब रेगुलेशन 3, द एस्क्रो अकाउंट रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 1 may be in the form of cash deposited with any scheduled commercial bank, bank guarantee issued in favor of the manager to the open offer by any scheduled commercial bank, or deposit of frequently traded and freely transferable equity shares or other freely transferable securities with appropriate margin। Okay, तो ये एस्क्रो अकाउंट आप कौन से फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो वो बोलते हैं। पैसा भी चलेगा,
बैंक गारंटी भी चलेगी और शेयर्स भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ये भी चलेगा। तो इट शुड नॉट ओनली बी इन टर्म्स ऑफ मनी, बैंक अकाउंट ही होना चाहिए या पैसा ही पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। मेन क्या होता है ना, सिक्योरिटी करनी है कि भाई जो ओपन ऑफर एक्सेप्ट करेंगे उनका पैसा मिल जाए। मैंने बोला कि अभी फिलहाल मेरे हाथ में कैश नहीं है कि मैं एस्क्रो अकाउंट में डाल दूं, लेकिन मैं बैंक गारंटी दे सकता हूँ। तो बैंक गारंटी का मतलब है कि पैसा तो नहीं डूबेगा। अगर ओपन ऑफर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर भी लिया, मैं नहीं दे पाया तो बैंक देगी, तो फंड तो सिक्योर है ना, तो बैंक गारंटी चलेगी। बोला चले, तो एस्क्रो अकाउंट के नाम पे आप एक्चुअल में कैश डिपॉजिट ना करो और उसके बदले आप बैंक गारंटी दे दो, तो एक ही बात होती है, पैसा सिक्योर हो गया। तीसरा बोल दिया कि आपने फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज दे दी। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का मतलब ये है कि वो एनकैश हो जाएगी, लिक्विड। 10% वाला क्राइटेरिया तो चलो अपनी जगह, लेकिन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का सिंपल मतलब हो गया कि इसको बेचना हो तो बिक जाएगी, तो आप अपना पैसा तुरंत से इनकैश कर पाओगे, उसका कोई प्रेशर नहीं वैसा। तो तीन ऑप्शंस चलेंगे। एस्क्रो अकाउंट सुन के अपने दिमाग में तो भी कैश ही आएगा, बट दो और स्पेसिफिक कंडीशन है, वो नोट करने वाली चीज। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी sought to be provided towards the escrow account under clause C shall be required to conform to the requirement set out in sub regulation 2 of regulation 9। अब ये कौन सा था 9 सब रेगुलेशन 2? देखो वो कैश वो पेमेंट वाला है ना 9 भी तो सब रेगुलेशन 2 में क्या स्पेसिफिक बोला है? इक्विटी वाला इक्विटी पेज 26 पे उसमें कंडीशन देखी वो रेगुलेशन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होना चाहिए, 2 साल से लिस्टेड होना चाहिए, 95% आपने क्वेरी सॉल्व कर रखी है सारे इन्वेस्टर्स की ग्रीवियंसेस, वो कंडीशंस थे। मटेरियल कंप्लायंस, ये सब कंडीशंस पूरा रेगुलेशन बोला है। नहीं सी जैसे क्लॉज सी बोला है तो 95% वाला ही पॉइंट है, ऐसे पूरा नहीं, सॉरी मैंने खाली सब रेगुलेशन 2 देखी, उसमें से क्लॉज सी बोला है। अरे नहीं, आप लोग ने इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ की। प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटी sought to be provided towards escrow account under clause C, मतलब ये ऊपर वाला clause C मैंने पहले सही पढ़ा, shall be required to conform to the requirement set out in sub regulation 2 of regulation 9। तो पूरा रेगुलेशन 2 मैं इसलिए वो पढ़ रहा था। ये क्लॉज सी मतलब जो ऊपर डिपॉजिट और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर लिखा है वो क्लॉज सी। 9 सब रेगुलेशन 2 का क्लॉज सी नहीं बोला। 17 सब रेगुलेशन 3 में 3 क्लॉज है ना, ए बी सी, उसमें सी क्लॉज के लिए ये पॉइंट है। बट इसको कंडीशन कौन-कौन सी फुलफिल करनी है? सब रेगुलेशन 2 वाली सारी कंडीशन है ना, उसमें सिर्फ सी वाली नहीं, वो पूरा अप्लाई होगा। Provided further that the deposit of securities shall not be permitted in respect of indirect taxation where public announcement has been made in terms of 13 sub regulation 2 clause E। ओके, तो ये स्पेसिफिक हो गया वहाँ पे 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज E इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जो कैश कंपोनेंट वाली बात बताइए, एस्क्रो अकाउंट का जो कैश कंपोनेंट है वो आप एक इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में भी मेंटेन कर सकते हो जिसके ऊपर ब्याज ऐड होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक बात है। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 4, इन द इवेंट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट being created by way of a bank guarantee or by deposit of securities, the acquirer shall also ensure that at least 1% of the total consideration payable is deposited in cash with a scheduled commercial bank as a part of the escrow account। Additional condition very nominal, कुछ तो जेब से दे दो भाई, पूरी बैंक गारंटी ले आए आप तो ठीक है, आपकी बैंक क्रेडिबिलिटी है उतनी, बट फॉर्मेलिटी के लिए वो फील गुड फैक्टर होता है कि चलो कुछ तो पैसा कैश में दिया। तो बोला टोटल कंसिडरेशन पेएबल का सिर्फ 1%, उतना भी आप एक स्पेशल बैंक अकाउंट में रखवा दो which account is part of your escrow account, तो चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखना ये 1% वाली कंडीशन, क्योंकि स्पेसिफिक बोला है सब रेगुलेशन में तो नेसेसरी हो गया है। जहां भी बैंक गारंटी और डिपॉजिट वाली बात आ रही है एटलीस्ट 1% तो आपको रखना ही पड़ेगा कैश में। सब रेगुलेशन 5, for such part of the escrow account as in the form of a cash deposit with a scheduled commercial bank, part हो गया ना, the acquirer shall while opening the account empower the manager to the open offer to instruct the bank to issue a banker's check or demand draft or make payment of the amounts by lying to the credit of the escrow account in accordance with the requirements। बात समझ में क्या होता है? एक बार आप ट्राई करो, सिंपल जितना इंटरप्रिटेशन आप कर पाओ। अच्छा किसकी बात हो रही है, कौन क्या कर रहा है उसका ध्यान देना, कुछ टाइप हो जाएगा, इजी पॉइंट है।
अकाउंट ओपन करवाया किसने? Acquire. अक्वायरर कंपनी ने, ठीक है। और उस अकाउंट में जो पैसा रखा वो किसके लिए? टारगेट कंपनी के ओपन ऑफर में जिन्होंने टेंडर ऑफर भरा उनके लिए। अच्छा, ये सब कुछ ओपन ऑफर मैनेज कौन कर रहा है? मर्चेंट बैंकर, जिसको अपने मैनेजर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, उस अकाउंट को ऑपरेट करने की अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? मर्चेंट बैंकर या मैनेजर के पास। अकाउंट खुलवाया अक्वायरर कंपनी ने है, बट अक्वायरर कंपनी को ना बैंक को बोल देना चाहिए कि ये मेरा मर्चेंट बैंकर है, ये मेरा मैनेजर है, इसकी साइन चलेगी, इसके साइन से वो पेमेंट कर सकता है इस अकाउंट में से, मेरे से बिना पूछे। ये पावर आपको मैनेजर को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एस्क्रो अकाउंट खुलवाया है ओपन ऑफर के पेमेंट्स करने के लिए। तो अगर आप पेमेंट नहीं भी करना चाहो तो भी मैनेजर कर सके, ये पावर होना चाहिए। वो उसमें से चेक साइन करके लोगों को पैसा ट्रांसफर कर सके अक्वायरर कंपनी को बिना पूछे। ये अथॉरिटी देना कंपलसरी। कॉमन सेंस है, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो साइनिंग अथॉरिटी एक बार मैनेजर के पास रहेगी। वैसा empower the manager to open offer, to instruct the bank to issue check or draft or make payment aligned to the credit of the account in accordance with the regulations. Simple. In short, पैसा escrow account में गया तो एक्वायरर के फुल कंट्रोल से तो बाहर चला ही गया। अब मैनेजर जो है वो तो बेचारा गुड फेथ में एक्ट करेगा, वो तो प्रोफेशनल है, वो पेमेंट अटकाएगा नहीं फालतू। तो सबका टेंडर ऑफर आने के बाद भी अगर पेमेंट में डिले होता है तो मैनेजर खुद ही बीच में आके पेमेंट कर देगा, उसको एक्वायरर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब रेगुलेशन 6 फॉर सच पार्ट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ अ बैंक गारंटी, सच बैंक गारंटी शैल बी इन फेवर ऑफ द मैनेजर टू ओपन ऑफर एंड शैल बी केप्ट वैलिड थ्रू आउट द ऑफर पीरियड एंड फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स हु हैव टेंडर्ड देयर शेयर्स। ये कुछ वैसा हो गया, थोड़ा आपको रिलेट करा रहा हूँ। जस्ट कंपनी लॉ में अपन ने एक पॉइंट देखा, मैं जिनको सुबह पढ़ाया था, डिबेंचर ट्रस्टी। सिमिलर कंडीशन, कंपनी है, डिबेंचर ट्रस्टी है, सामने डिबेंचर होल्डर है जो सिक्योर्ड है। तो जब सिक्योरिटी दी जाती है तो सारा पेपर वर्क जो है ना वो डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे ट्रस्टी करता है कंपनी के साथ। जो मॉर्गेज डीड बनती है, सिक्योरिटी की चार्जेस क्रिएट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट किसके पास रहते हैं? ट्रस्टी के पास। और ट्रस्टी के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो ट्रस्टी एक्शन ले सके, प्रॉपर्टी पे चार्ज एक्सरसाइज करना, उसको लीगल नोटिस देना, असेट बेच के पैसा रिकवर करना और सबको डिस्बर्समेंट करना। एग्जैक्टली ये सिमिलर ही हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे ट्रस्टी के बदले मिडलमैन कौन है? मर्चेंट बैंकर। कंपनी के बदले अक्वायरर कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बदले शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी जिन्होंने शेयर टेंडर कर दी। भाई मैंने शेयर दे दिया, पैसा भी तो मिले। फिर कंपनी के काम बड़े बड़े पैसे अटके हुए हैं, आए नहीं 2 महीने 4 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एस्क्रो अकाउंट और ये सब चीजों में मैनेजर को बीच में डालने का मतलब ही यही है कि अक्वायरर कंपनी के कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाएंगी। एक बार शेयर आ गए फिर वो पैसा नहीं भी इशू करे ना, मैनेजर साइन करके फटाफट सबके पेमेंट क्लियर करा देगा। तो ये रीजन है और कुछ नहीं। तो गारंटी वाले केस में भी वही है। ये जो बैंक गारंटी वाला मैटर है वो बैंक गारंटी किसके फेवर में होगी? मैनेजर के फेवर में। जैसे डिबेंचर ट्रस्टी के पास पावर होते हैं प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर करने के, सेम यहाँ पे बैंक गारंटी एक्सरसाइज करके बैंक से पैसा वसूल करने का पावर मैनेजर के पास रहेगा, ताकि वो सारे इन्वेस्टर्स को पैसा दे सके जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर है उनको। ये बैंक गारंटी जो है ये ओपन रहनी चाहिए जब तक ऑफर पीरियड चल रहा है। कॉमन सेंस वाली चीज है, जब तक सबके पैसे सबको मिल नहीं जाते ऑफर पीरियड में, तब तक के लिए तो बैंक गारंटी एक्टिव रहनी चाहिए। इवन सबके पैसे मिल जाने के बाद भी अगले 30 दिन तक बैंक गारंटी एक्टिव रहनी चाहिए। ये क्या होता है ना कि कहीं कोई डिफॉल्ट हो गए हो, किसी का पेमेंट फेल हो गया हो, किसी ने बोला मुझे जितना बोला था उतना पेमेंट नहीं मिला, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो बैंक गारंटी तब तक एक्टिव रहेगी। तो वो इन्वेस्टर्स को सेफ लगेगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बैंक गारंटी अभी भी ओपन है। वैसे तो 30 डेज तक के लिए सेफर साइड ओपन रखा है, फिर बंद कर देना और कोई प्रॉब्लम नहीं। सब रेगुलेशन 7 फॉर सच पार्ट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो तीनों पॉइंट में डिवाइड कर दिया 5, 6, 7। पहले में कैश, दूसरे में बैंक गारंटी, तीसरे में सिक्योरिटीज, है ना। उसमें अपनी अपनी कंडीशन दी थी कि अक्वायरर मैनेजर को कैसे एम्पावर करेगा। तो 5, 6, 7 तीनों एक ही फ्लो में चल रहा है। मैनेजर को पावर दिए जा रहे हैं बाय द अक्वायरर। सर गारंटी वाला का ऐसा है कि अगर वो मैनेजर पे नहीं करता है तो बैंक पे करता है? नहीं, ऐसे बोला है कि अक्वायरर कंपनी ने गारंटी दी कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारी बैंक देगी। तो गारंटी किसी के फेवर में होती है कि भाई बैंक वाला पूछेगा भाई तू पैसा नहीं देगा तो ये पैसे मैं किसको जाके दूं? तो कंपनी ने बोला मैनेजर को दे दें। मैनेजर तो ट्रस्टी है ना, मर्चेंट बैंकर कौन है? वो तो इंटरमीडिएरी है, प्रोफेशनल है, फीस लेके काम कर रहा है।
उसका ना अक्वायरर कंपनी से कुछ लेना देना है, ना टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर से, न्यूट्रल पर्सन और वो मिडल मैन। आप लोगों के होने से, मर्चेंट बैंकर के होने से, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये पता है कि एक बीच में प्रोफेशनल बैठा है जो हमारे बिहाफ पे भी काम करेगा। तो अब जब मैं एज एन अक्वायरर कंपनी आप सबको बोलूंगा कि भाई मैंने बैंक गारंटी दी है, तो बैंक गारंटी एक्सरसाइज कौन करेगा? वो पावर किसके पास है? टारगेट कंपनी के इतने सारे शेयर होल्डर में से आप सब तो इंडिविजुअल्स हो, तो ना मर्चेंट बैंकर को बीच में गारंटी एग्जीक्यूट करने के लिए पावर दे देते। बैंक को बता दिया एक्वायरर कंपनी, देखो मैं बैंक गारंटी दिलवा रहा हूँ। बैंक ने बोला ठीक है हम गारंटी ले रहे हैं, एग्जीक्यूट किसके फेवर में करनी है, पैसा किसके अकाउंट में देना है? बोले मैनेजर को दे देंगे। अब मैनेजर आगे सबको पैसे पहुंचा देगा, क्योंकि वो फ्रॉड करेगा उसके चांसेस नहीं है, बिकॉज वो अक्वायरर कंपनी से एसोसिएटेड नहीं है। मैनेजर एक न्यूट्रल पर्सन है, फीस लेके काम कर रहा है, तो इसके उसके फेवर में अगर बैंक गारंटी दी जाए, इसका मतलब डिफॉल्ट होने पे बैंक विल पे टू द मैनेजर एंड मैनेजर विल डिसबर्स द अमाउंट टू ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी, उस सेंस में। तो तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं, अक्वायरर्स विल एम्पावर द मैनेजर टू ओपन ऑफर टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सच एस्क्रो अकाउंट बाय सेल और अदरवाइज, and in the event there is any shortfall in the amount required to be maintained in the escrow account, the manager to the open offer shall be liable to make good such shortfall। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, अगर सिक्योरिटीज की बात हो रही है तो अक्वायरर को मैनेजर को पावर देना पड़ेगा कि एस्क्रो अकाउंट में पड़ी हुई सिक्योरिटीज को बेच के वो पैसा रिकवर कर सके और सबका पेमेंट कर सके। जैसे गारंटी थी कुछ वैसे पेमेंट रिकवर करने की बात हो रही है। एंड इन द इवेंट देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन द एस्क्रो अकाउंट, मैनेजर शैल बी लायबल टू मेक गुड सच शॉर्टफॉल। अब देखो एस्क्रो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो जितना आप सबका देना है, वो जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की पहले से। अब मैनेजर ने इसमें गलती की, अक्वायरर ने कम सिक्योरिटीज रखी, मैनेजर ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो बाद में फंसेगा कौन? मैनेजर, कि भाई तेरी वजह से हमारे पैसे कम पड़े, तू भरेगा। जब एस्क्रो अकाउंट खुलवाया था तब तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? जितने पैसे चाहिए थे उतने इकट्ठे करवाने चाहिए थे ना, नहीं करवाया ना आप, तो मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर एस्क्रो अकाउंट भरते टाइम उसने ध्यान नहीं रखा कि सिक्योरिटीज की वैल्यू कितनी है और पे ऑफ कितना करना है पैसा। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में थे, आपको इजीली ध्यान में रहेंगे कि कैश हो गया, बैंक गारंटी हो गई और तीसरे पॉइंट में सिक्योरिटीज हो गई। और बड़े कॉमन सेंस वाले पावर है। कैश वाले केस में बैंक को दे दिया कि भाई ये साइन करेगा तो कैश पेमेंट कर देगा, गारंटी वाले में बैंक इसको पैसा दे देगी, और सिक्योरिटीज में वो सिक्योरिटीज को बेच सकता है। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 8, the manager to the open offer shall not release the escrow account until the expiry of 30 days from the completion of payment। वो तो कॉमन चल रहा है, ठीक है। From the date of completion of the payment of consideration to the shareholders who have tendered their shares, save and except for transfer of funds to the special escrow account as required under regulation 21। अब जाएंगे उस पर देख लेंगे, बाकी नॉर्मली बोला 30 दिन तक तो आपको अकाउंट मेंटेन करना ही है, और कोई स्पेशल एस्क्रो अकाउंट ओपन होता हो जिसमें फंड ट्रांसफर करना है तो एक बात अलग है, वो 21 में देख लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सब रेगुलेशन 9, इन द इवेंट ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस अंडर दीज रेगुलेशंस बाय द अक्वायरर, द बोर्ड में डायरेक्ट द मैनेजर टू ओपन ऑफर टू फॉरफिट द एस्क्रो अकाउंट और एनी अमाउंट लाइंग इन द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट आइदर इन फुल और इन पार्ट। पता चला? तो अक्वायरर में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं की एस्क्रो अकाउंट की, सेबी को लगता है कि नॉन कंप्लायंस है, सेबी मैनेजर को बोलेगा भाई तू एस्क्रो अकाउंट फ्रीज कर ले, इसके सारे पावर छीन ले, ना इसमें से कोई पैसे निकाल पाएगा ना इसको यूज करना देना, ठीक है, तो ब्लॉक कर दे उसको वैसा है। तो अब सारा कंट्रोल मैनेजर के हाथ में आ गया और अक्वायरर के हाथ में कुछ नहीं। तो अब देख रहे हो सेबी के ऑर्डर्स पे मैनेजर काम कर रहा है, दैट मींस कि वो न्यूट्रल पर्सन है, जैसा अपन पहले बात कर रहे थे उस सेंस में। सब रेगुलेशन 10, एस्क्रो अकाउंट डिपॉजिटेड विद द बैंक इन कैश okay shall be released only in the following manner। देखिए, फर्स्ट, the entire amount to the acquirer upon withdrawal of the offer in terms of regulation 23 as certified by the manager to the open offer। ये तो फिर स्पेसिफिक हो गया कि ऑफर ही विड्रॉ कर लिया, एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाले थे, फिर कुछ बात बिगड़ गई, बोले ओपन ऑफर वापस दे रहा हूँ, उसकी कंडीशंस रेगुलेशन 23 में दे रखी है, ये किस बेसिस पे होता है। बट अगर ओपन ऑफर ही वापस दे दिया, अब एस्क्रो अकाउंट में पैसे पड़े उसको क्या करें? अक्वायरर वापस लेके जा सकता है? बोला हाँ लेके जा सकता है, ऑफर ही खत्म हो गया तो किसके लिए गारंटी रखी है? पैसा निकालता हूँ, चलेगा। प्रोवाइडेड डेट में बात रेगुलेशन 23 की ही हो रही है, वो अपना पेंडिंग है। टाइटल देख लेते हैं एक बार 23 का, अभी बीच में उसको जाना जरूरी तो नहीं, इधर आगे बढ़ना है।
रेगुलेशन नंबर नंबर नहीं लिखा जैसे टॉपिक विड्रॉल वाला नंबर लिखना स्किप होगा। हाँ तो उसमें वही टॉपिक आने वाला है, तो अभी एक बार यही कंटिन्यू करते हैं। 23 वाला पहले आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, वहाँ 23 पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट कवर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में फॉर ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 90% ऑफ द एस्क्रो अकाउंट टू द स्पेशल एस्क्रो अकाउंट इन रेगुलेशन 21, इसमें भी कुछ रेफरेंस आ गए 21 को देखते हैं। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दो एस्क्रो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो पहले वाला था तो यहाँ पे कंसिडरेशन कैश में पे करते टाइम स्पेशल एस्क्रो अकाउंट फिर से खुलेगा। ओके ठीक है, तो उसका रेफरेंस तो उसको भी जाने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू द अक्वायरर द बैलेंस ऑफ द एस्क्रो अकाउंट after the transfer of cash to special escrow account on the expiry of 30 days from the completion of payment of consideration to the shareholders who have tendered their shares in acceptance of the open offer as certified by the manager to the open offer। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस्क्रो अकाउंट में बैलेंस बचा है, एस्क्रो अकाउंट से स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, जितने देने हैं वो दे दिए, पेमेंट हो गया, 30 डेज हो चुके हैं। अब एस्क्रो अकाउंट में थोड़ा बहुत बैलेंस बच गया, मतलब कुछ सरप्लस आपने डिपॉजिट किया होगा, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं, स्पेशल अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गया, वहां से पेमेंट भी हो गया, उसके बाद भी 30 दिन हो गए, किसी का कोई डिस्प्यूट नहीं आया, तो अब मेरे बचे हुए पैसे तो निकाल लूँ मैं, तो निकाल सकता है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। द एंटायर अमाउंट टू द एक्वायरर upon the expiry of 30 days from the completion of the payment of consideration to the shareholders who have tendered their shares in acceptance of the open offer upon certification by the manager when the open offer is for exchange of shares to the other secured instruments। ये कैश वाली बात नहीं, सामने शेयर्स के सामने दूसरे इंस्ट्रूमेंट दिए वैसा है, और इसके बाद फिर सबको शेयर सिक्योरिटी दे दी, मैनेजर ने राइटिंग में कंफर्मेशन भी दे दिया कि हाँ भाई सबको सिक्योरिटी अलॉट हो गई, तो अब तो एस्क्रो अकाउंट का कुछ मतलब ही नहीं, तो अगर बाई चांस उसमें कुछ कैश बैलेंस पड़ा है तो वो निकाल सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। की पॉइंट में द एंटायर अमाउंट टू द मैनेजर टू द ओपन ऑफर इन द इवेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस। हाँ वो तो होगा ना, फॉरफिट होगा तो फिर सपोज मैनेजर के पास जाएगा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग मैनर आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस इफ एनी ऑफ द रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड विद द ओपन ऑफर। ये तो फिर वो लिक्विडेशन जैसा हो गया, पैसा फॉरफिट हो गया तो एक्वायरर कंपनी के हाथ से तो बात चलेगी, सारा पैसा किसके कंट्रोल में आ गया, मैनेजर अपने घर तो लेके जाएगा नहीं, अपने खर्चे माइनस करके फिर वो पैसा कैसे बांटना है वो भी यहाँ पे वेरीफाई किया होगा। ठीक है, तो बोला है 1/3 ऑफ द एस्क्रो अकाउंट टू द टारगेट कंपनी, 1/3 ऑफ द एस्क्रो अकाउंट टू द आईपीएफ फंड, 1/3 ऑफ द एस्क्रो अकाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो रेटा अमंग द शेयर होल्डर हु एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर। ओके, बंटवारा करके, ठीक है, जितना भी एस्क्रो अकाउंट में फंड था जो फॉरफिट हुआ, सबसे पहले मैनेजर बोलेगा तुम सब बाद में आना, पहले मैं मेरा खर्चा तो निकाल, मेरी फीस और मेरे एक्सपेंस, तो वो निकालने के बाद जो पैसा बचाना उसके 3 हिस्से कर दिए, एक बोला टारगेट कंपनी को दे दो, उसके शेयर होल्डर्स को नहीं, टारगेट कंपनी को दे दो। दूसरा उन्होंने बोला आईपीएफ फंड में भी एक हिस्सा जाना चाहिए, सरकार ने बोला हमारा भी एक हिस्सा बनता है, देख लेना। और तीसरा क्या बोला, जिन लोगों ने ओपन ऑफर एक्सेप्ट किया था उनकी गाड़ी अटक गई ना यहाँ पे, तो उनको भी 1/3 पैसा प्रो रेटा बेसिस पे बांट दो, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, कंपनी को दे दिया, कंपनी के ओपन ऑफर वाले शेयर होल्डर्स को पर्सनली दे दिया, और सरकार को ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया। तो फॉरफिटेड अमाउंट का करे क्या, कहीं ना कहीं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। और स्पेसिफिक बोला है तो यही करना है, तो ये मैनेजर की ड्यूटी। ओके, तो यहाँ तक आते आते आपका रेगुलेशन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, 18 स्टार्ट करने से पहले ना 21 और 23 पैदा कर सकते हैं, कनेक्टेड वाला पार्ट है तो खत्म हो जाएगा, फिर 18 कर पेज 48 पे आ गया। Regulation number 21, for the amount of consideration payable in cash, the acquirer shall open a special escrow account with a banker to an issued registered
to an issue registered with the board and deposit therein such sum as would, together with the cash transferred under 17 subregulation 10 clause B, make up the entire sum due and payable to the shareholders as consideration payable under the open offer, and empower the manager to offer to operate the special escrow account on behalf of the acquirer. ये 17 subregulation 10 clause B स्पेसिफिक है, वही सामने सामने पॉइंट हो गया. For transfer of an amount not exceeding 90% of the escrow account to the special escrow account, मतलब in short इतना पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं. वैसे जितना भी escrow account में पड़ा था उसमें से कितना not exceeding 90%, up to 90% पैसा हम स्पेशल escrow account में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से फिर सबको पेमेंट होता है. तो ये 2 बार एंट्री घुमा रहे और कुछ नहीं. तो जो बाकी का 10% बचा है वो फिर उसको बाद में विड्रॉ करना है तो निकाल देना, सिंपल. The acquirer shall, subject to it, the acquirer shall complete payment of consideration whether in the form of cash or as the case may be by issue of exchange or transfer of securities to all shareholders who have tendered their shares in acceptance of the open offer within 10 working days of the expiry of the tendering period. Time limit होगी, तो जो पेमेंट कंप्लीट करना है वो कितने दिन में हो जाना चाहिए, 10 वर्किंग डेज में. सारा इंफॉर्मेटिव चल रहा है. Any unclaimed balances lying to the credit of the special escrow account referred to in the given regulation at the end of 7 years from the date of deposit shall be transferred to IPA. ये पॉइंट तो आप जानते हैं, डिविडेंड में था वैसे है ना, वो अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है, 7 साल तक कोई क्लेम करने नहीं आया तो वो पैसा और वो शेयर्स दोनों IPF में चले जाते हैं. वापस फिर कोई बाद में आ गया तो रिक्लेम कर सकता है. तो 21 हो गया, 23 उसका फिर एक केस आया तो बैकअप हो जाएगा. विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर. An open offer for acquiring shares once made shall not be withdrawn except under any of the following circumstances. तो ये रीजन है जिस वजह से विड्रॉल हो सकता है. शॉर्ट नोट जैसा आंसर. Statutory approvals required for the open offer or for effecting the acquisitions attracting the obligation to make an open offer under these regulations have been finally refused, subject to requirements for approval being specifically disclosed in the statement and the letter of offer. ठीक है, तो जो अप्रूवल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, रिफ्यूजल आ गया तो ओपन ऑफर विड्रॉ करना पड़ेगा. अथॉरिटी ने सेबी नहीं मना कर दिया. फिर बोला अक्वायरर बीइंग अ नेचुरल पर्सन हैज डाइड, वो भी एक पॉइंट है. पैसे देने वाला ही नहीं रहा और वो इंडिविजुअल था. कंपनी होती तो बात आती. हमने स्टार्टिंग में देखा था अक्वायरर कैन बी एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज. एंड एनी कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक द ओपन ऑफर is not meant for reasons outside the reasonable control of the acquirer, and such agreement is rescinded, subject to such conditions having been specifically disclosed in the detailed public statement and the letter of offer. Okay, agreement ही resign हो गया, resign करने वालों cancel हो गया. ठीक. फिर बोला provided an acquirer shall not withdraw an open offer pursuant to a public announcement made under the given regulation, even if the proposed acquisition through the preferential issue is not successful. अब ये 13 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज जी जाके देखना चाहिए. तो उसी का रेफरेंस दीजिए. तो बोले प्रेफरेंशियल इशू वाला अगर मैटर हो तो इस तरीके के एक्विजिशन को कैंसिल नहीं करना चाहिए, विड्रॉ नहीं करना चाहिए. प्रेफरेंशियल इशू हो तो 1-to-1 होता है ना, पब्लिक ऑफर तो है ही नहीं तो उसमें विड्रॉल की जरूरत ही नहीं. प्रेफरेंशियल बेसिस इज लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट हो गया, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, कैंसिल नहीं करेंगे तो चलेगा. सच सर्कमस्टेंसेस एज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड मेरिट विड्रॉल. ओपन एंडेड पॉइंट हो गया. और भी कोई रीजन हो सेबी की नजर में तो ऐसा हो सकता है. इन द इवेंट ऑफ द विड्रॉल ऑफ द ओपन ऑफर द अक्वायरर शैल थ्रू द मैनेजर टू द ओपन ऑफर within 2 working days make an announcement. Okay, ये तो होना ही. ठीक, न्यूज़पेपर में छपा दो डिंडोरा बीट. Simultaneously with the announcement informing in writing to the board all stock exchanges. ये भी होना. And the target company at its registered office. Formalities है सारी और कुछ नहीं. ठीक है, 23 भी एक सिंपल आंसर. चलो अब बीच में जो बचे हैं वो कंप्लीट करने हैं. देखो अदर प्रोसीजर्स हैं रेगुलेशन नंबर 18 में.
रेगुलेशन नंबर 18 भी काफी सिंपल सा है, मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लेना कि अपने को नेक्स्ट टाइम रिवीजन में इजी पड़े, बस वो इंटेंशन से अपने वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं इसमें। देखिए सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है, साइमल्टेनियसली with the filing of the draft letter of offer with the board under given sub regulation, the acquirer shall send a copy of the draft letter to the target company at registered office and also to all the stock exchanges. पे सेम पॉइंट अभी पीछे देखा अपन ने, रिपीट हो गया, ऐसे इजी पॉइंट्स हैं इस रेगुलेशन में मोस्टली। The letter of offer shall be dispatched to the shareholders whose names appear on the register of members of the target company as of the identified date, not later than 7 working days from the receipt of the comments from the board, or where no comments are offered by the board within 7 working days from the expiry of the period stipulated in regulation 16 sub regulation 4। अब देखो वहां जाके क्या टाइम लिमिट दी 16 सब रेगुलेशन 4 में, देखो याद है 15 दिन देख के, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख के भी रख सकते हो, बोर्ड को 15 दिन का टाइम मिलता है, उसके बेसिस पे वो लोग एक्ट करते हैं, कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स नहीं आए तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये आगे यही बढ़ना है। फिर कमेंट्स नहीं आए ना वहाँ पे अगर 15 दिन के अंदर, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप आगे का प्रोसीजर कर सकते हो और लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दो, सिंपल। एक्सप्लेनेशन में तो बेसिक बातें क्लैरिफाई की होती है जनरली। लेटर ऑफ ऑफर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं। ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी शेयर होल्डर, कोई शेयर होल्डर बोलता है मुझे फिजिकल कॉपी ही चाहिए, ईमेल यूज नहीं करता हूँ, उसकी रिक्वेस्ट पे उसको दे दो, क्या प्रॉब्लम है। और ये सब बातें जो है लेटर ऑफ ऑफर में डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट देखिए where local laws or regulations of any jurisdiction outside India may expose the acquirer or the target company to a material risk of civil, regulatory, criminal liabilities in the event the letter of offer in its final form were to be sent without material amendments or modifications into such jurisdiction, and the shareholders resident in such jurisdiction hold shares entitling them to less than 5% of the voting rights of the target company, the acquirer may refrain from dispatch of the letter of offer into such jurisdiction. Jurisdiction अलग होने का मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला मैटर हो सकता है, भाई वहाँ के रूल और हमारे रूल अलग है। अब क्या है ना कि वहाँ के रूल के हिसाब से अगर ये डॉक्यूमेंट भेजना हो तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, या अगर सेम टू सेम भेज दिया तो कुछ रिस्क हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ सिविल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, क्रिमिनल रिस्क। लेटर भेजूंगा और कुछ लोजा पड़ गया, क्रिमिनल लायबिलिटी। ना भेजू तो चलेगा, समझ आ रहा है। तो क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्यों पंगे पड़ेंगे फालतू में, ठीक है। तो उसमें बोल दिया है कि सामने जो लोग हैं उस जुरिस्डिक्शन में, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास वोटिंग राइट कितना है कंपनी में, 5% से भी कम, तो बहुत मिनिमम स्टेक है। तो इतने से लोगों को केटर करने के चक्कर में कुछ फालतू का सिविल क्रिमिनल मैटर हो जाए, रेगुलेटरी मैटर हो जाए, इससे बेटर है आप उनको लेटर ऑफ ऑफर भेजना अवॉइड कर सकते हो। ये अलाउ किया, आपको पावर दिया सेबी ने, मत भेजना चलेगा, ठीक है। तो सेंस में बोला है। अगर आपने मटेरियल अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन किए बिना भेज दिया तो परेशानी हो जाएगी, और है बहुत थोड़े से लोग, तो जाने दो। Provided further that every person holding shares, regardless of whether he held shares on the identified date or has not received the letter of offer, shall be entitled to tender such shares in acceptance of the open offer. किसी को लेटर नहीं भी मिला तो भी वो चाहे तो अपने शेयर ऑफर कर सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। एक्सेप्ट करना ना करना कंपनी का काम है। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 3, simultaneously with the dispatch of letter of offer in the terms of the given sub-regulation, the acquirer shall send the letter of offer to the custodian of the shares underlying depository receipts if any of the target company। वो अपना डिपॉजिटरी रिसीट वाला सिस्टम याद करो, ADR GDR वाला। उसमें एक इंडियन कंपनी थी, उसके SBI बैंक में अकाउंट था, SBI बैंक उसकी कस्टोडियन बैंक थी, सामने फॉरेन इन्वेस्टर था US का, तो उसका बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट था। तो बैंक ऑफ अमेरिका पेमेंट बैंक है और SBI कौन थी, कस्टोडियन बैंक। जो बैंक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट अपनी कस्टडी में संभाल के रखती है उसको हम कस्टोडियन बैंक बोलते हैं। वही बैंक डिपॉजिटरी रिसीट सामने वाली कंट्री में इशू करती है और फिर वो डिपॉजिटरी रिसीट एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है।
उससे रिलेटेड स्टोरी यहाँ पे। ठीक है, तो लेटर ऑफ ऑफर उस कस्टोडियन बैंक को भी जाना चाहिए जिसके इशू किए हुए डीआर मार्केट में घूम रहे हैं। नेक्स्ट, सब रेगुलेशन 4, irrespective of whether a competing offer has been made, an acquirer may make upward revisions to the offer price and subject to other provisions of these regulations to the number of shares sought to be acquired under the open offer at any time prior to the commencement of last one working day before the commencement of tendering period. मेरी मर्जी, मैंने भाव बढ़ा दिया, हो सकता है ऐसा, मैंने खुद ही ऑफर प्राइस बढ़ा दिया विदाउट एनी कॉम्पिटिंग ऑफर, पॉसिबल है। और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई भी फैक्टर हो सकता है कि भाई शायद मैं सोच रहा हूँ कि इससे टेंडरिंग बढ़ जाएगा। एक इनफॉर्मल मार्केट सर्वे होता है कि इस प्राइस पे इससे ज्यादा शेयर्स नहीं मिल पाएंगे, ये अंडरलाइन न्यूज है, अंडर करंट है कि भाई लोग बोल रहे हैं कि नहीं इतने प्राइस पे इतना ही आएगा, ब्रोकर्स भी बता देते हैं, एजेंट्स बता देते हैं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, लास्ट क्लास में टेंडर पीरियड ओपन होने से पहले थोड़ा रेट बढ़ा देता हूँ। इससे क्या होगा, जो लोग अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे थे अब वो लोग भी सोचेंगे, तो शायद ज्यादा शेयर एक्वायर करना होगा। तो ऐसा कर सकते, 1 वर्किंग डे पहले कर दो तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओके, next, sub-regulation 5. In the event of any revision of the open offer, whether by way of an upward revision in the offer price or the offer size, the acquirer shall make corresponding increase. ये तो repeat आ गया, escrow account बढ़ा दो, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट करवा दो, बोर्ड को, स्टॉक एक्सचेंज को, सबको बता दो। तो ये तो बेसिक प्रोसीजर है। सब रेगुलेशन 6 में भी बात हुई है। द acquirer shall disclose during the offer period every acquisition made by the acquirer or person acting in concert with him of any shares of the target company in such form as may be specified to each of the stock exchanges on which the shares of the target company are listed and to the target company at its registered office within 24 hours. The time limit of such acquisition, and the stock exchange shall forthwith disseminate such information to the public. तो और कोई भी एक्विजिशन अगर आपने की है, वो हमने देखा था ऑफर पीरियड के अंदर, टेंडर पीरियड शुरू होने से 3 दिन पहले तक तो एक्विजिशन हो सकते हैं। तो वो एक्विजिशंस की डिटेल आपको टारगेट कंपनी को देनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंजेस को देनी पड़ेगी, ताकि वो लोग पब्लिक डिस्क्लोजर कर सके वैसा। और टारगेट कंपनी को देना इसलिए जरूरी ताकि वो प्राइस वाला मैटर सॉर्ट हो जाए, क्योंकि यही ऑफर पीरियड वाले टाइम पे एक्विजिशन अगर आपने हायर प्राइस पे कर लिए तो ऑफर प्राइस भी आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, वो बात कनेक्टेड है। तो वही स्टोरी, तो अच्छा पॉइंट है वो उस हिसाब से, तो भाई अपडेट करना नेसेसरी है और इमीडिएट बताना 24 आवर्स में। कनेक्टेड है ना, देखो 3 डेज पहले तक एक्विजिशन कर सकते हैं, 24 आवर्स में बताना पड़ेगा। अब बचे 2 दिन, फिर बोला था 1 दिन पहले तक प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, चलो वो तो वॉलंटरी था, इसकी वजह से नहीं था, बट प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन तो लास्ट डे तक दिया होगा। तो 3 दिन टेंडर पीरियड शुरू होने के 3 दिन पहले क्यों रोक दिया था आपको, क्योंकि फिर ये चीज कनेक्ट हो जाती है। आपको अगले 24 आवर्स में डिस्क्लोजर भी तो करना है, डिस्क्लोजर करोगे तो इमीडिएट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो टाइम तो चाहिए ना। तो 3 दिन पहले खरीदने का प्रोसेस बंद, 24 घंटे में इन्फॉर्म करना और अगले दिन प्राइस बढ़ा देना। तो टेंडर पीरियड शुरू होने के 1 दिन पहले तक सबको कन्वे हो जाएगा प्राइस बढ़ गई। तो टेंडरिंग के लिए फिर वो लोग बाद में अप्लाई करते टाइम उनको ध्यान देगा कि हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे वैसे। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत सोच समझ के रखी जाती है। प्रोवाइडेड दैट में देखो पॉइंट आई, ठीक है, 3 डेज वाली कंडीशन रिपीट करके कनेक्टेड है। Next, sub-regulation 7. The acquirer shall issue an advertisement in such form. चलो ठीक है, वापस ऐड वाली बात आ गई, ये आप पढ़ सकते हो। बोला कुछ टेक्निकल बोला है क्या? 1 working day before the commencement, announcing the schedule of activities, status of the statutory and other approvals. Okay. Unfulfilled conditions if any. Basic disclosure हो गया, भैया टेंडरिंग पीरियड शुरू हो रहा है, हमने अभी तक सब कुछ कंप्लायंस फॉलो किया है, आप आराम से टेंडर करो, शेयर्स पैसे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। ऐसा एक वैलिडेशन हो गया कुछ नहीं। प्रोवाइडेड दैट में बात हुई न्यूज़पेपर, बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, टारगेट कंपनी। सब रेगुलेशन 8 देख, द टेंडरिंग पीरियड शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन 12 working days from the date of receipt of the comments from the board under 16 subsection 4 and shall remain open for 10 working days। वो 16 subsection 4 में
अपन ने लेटर ऑफ ऑफर सबमिट किया, 15 दिन में उनका कमेंट आना चाहिए, नहीं आया तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। 7 दिन में जो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको लेटर ऑफ ऑफर अपन ऑफर कर सकते हैं। तो वो पॉइंट था, ये उसके आगे की स्टोरी है। द टेंडरिंग पीरियड shall start not later than 12 वर्किंग डेज। कमेंट आने के 12 दिन के अंदर अंदर टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। तो ये पता है गिनती कैसे हो रही है? अगर आपको रिलेट करा तो पीछे अपन ने देखा कि जिस दिन हमने लेटर ऑफ ऑफर का ड्राफ्ट बोर्ड में सबमिट किया, 15 दिन में उनका कमेंट आ जाना चाहिए। उनका कमेंट आने के बाद 7 दिन में हमको लेटर ऑफ ऑफर इशू कर देना है, और उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो टेंडर पीरियड जो स्टार्ट हो जाना चाहिए, 7 और 5 वर्किंग डेज। तो टोटल मिला के 12 वर्किंग डेज कहीं ना कहीं उसी कंडीशन से रिलेट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो कि जो टेंडरिंग पीरियड है वो कमेंट्स आने के 12 वर्किंग डेज के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, घुमा फिरा के बाद भी। और टेंडरिंग पीरियड ओपन कब तक रखना है? 10 वर्किंग डेज। ठीक है, तो उतना टाइम मिलेगा शेयर होल्डर्स को अपने शेयर सबमिट करने। चलो, तो ये ड्यूरेशन हो गई, आगे बढ़े। सब रेगुलेशन 9, इट प्रोवाइड्स दैट द शेयर होल्डर्स हु हैव टेंडर्ड शेयर्स इन एक्सेप्टेंस shall not be entitled to withdraw such acceptance during the tendering period. Okay, withdrawal के लिए ना बोला है. Okay, no problem. Next, the acquirer shall within 10 working days from the last day of the tendering period complete all requirements under these regulations and other applicable law relating to the open offer, including payment of consideration to the shareholders who have accepted the open offer. Again time limit, 10 दिन के अंदर ना पैसे चुका देना, सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दो, कुछ बाकी नहीं रखना। Sub-regulation 11, the acquirer shall be responsible to pursue all statutory approvals required by the acquirer in order to complete the open offer without any default, neglect or delay. ये तो नहीं भी बोलते तो अंडरस्टूड था कि सारे अप्रूवल्स तो आपको लेने ही है और सारे रेगुलेशन फुलफिल करने हैं। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला? देखो आप ट्राई कर लो, पहला प्रोविजन। हाँ, मतलब बाई मिस्टेक कुछ अगर स्किप हो गया हो, अप्रूवल नहीं मिला हो, तो सिचुएशन में पेमेंट करने के लिए टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, बोलो समझ आया बाकी सब? नेक्स्ट प्रोविजन, whether statutory approval extends to some but not all the shareholders, the acquirer shall have the option to make payment to such shareholders in respect of whom no statutory approval are required in order to complete the open offer. जिन अप्रूवल्स को, जिन शेयर होल्डर्स को लेके कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है उनको तो पेमेंट करके खत्म करो। किसी शेयर होल्डर को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन आया हो तो जब तक मैटर सॉल्व नहीं होगा उसका पेमेंट अपन होल्ड पे रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में आ रहा है? वो इंटरेस्ट वाला कुछ ऐसा पहले भी आया था कि टाइम पे प्रोसेस नहीं किया 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तो 10% प्राइस बढ़ा के देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट के फॉर्म में बोल दिया। पेमेंट में डिले होगा ना, इन शॉर्ट सिंपल है, पेमेंट में डिले होगा तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ेगा। अब ऐसे समझ लो, उसको भले पुरानी कंडीशन से रिलेट मत करो तो भी चलेगा। नेक्स्ट बोला है कि अक्वायरर की कोई गलती नहीं थी अगर, तो इम्प्लाइड है कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वे हो जाएगा, वो भी कॉमन सेंस। फिर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी विदाउट प्रेजुडिस टू द बोर्ड टेकिंग एनी एक्शन अंडर रेगुलेशन 32 ऑफ दीज regulations और अंडर दैट। तो रेगुलेशन 32 तक पहुंचेगा तब देखते हैं, अब उसको इग्नोर करते हैं। सब क्लॉज 12, द एक्वायरर शैल इशू अ पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट। चलो वापस एडवर्टाइजर को साथ में बिठा के रखना, जैसे कुछ भी हो ना, ये तो फिर वो ट्विटर पे ट्वीट करने वाली बात हो गई कि भाई मैंने ये कर दिया तो ट्वीट कर दे, हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट, हो गया लेटर ऑफ ऑफर। ये तो वैसे चल रहा है, हर चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी। न्यूज़पेपर वालों का मस्त बिल बनता होगा पूरे साल का। हाँ हाँ, उससे अच्छी कमाई होती है उनकी, और क्या, क्योंकि ये सब तो रेगुलर है। और ये फिर ये भी कंपनी सेक्रेटरी, मर्चेंट बैंकर, ये सब लोग करवा के देते हैं ना। कंपनी का लीगल मैटर आप ही देख रहे हो तो भाई एडवर्टाइजमेंट दे देना पेपर में, तो आपके थ्रू जाने में तो ये सब कॉन्टैक्ट भी हो जाएंगे आपके अच्छे खासे। हाँ, वो सब देख लो क्या करना, वो बोलने वाली बात वो तो होता ही।
अब इसमें क्या है ना, आपका क्लाइंट है, अब कंपनी आपकी क्लाइंट है, उसने तो बोल दिया भाई ऐड डलवा देना, आपने एडवर्टाइजर को बोल के डलवा दी। अब आप क्लाइंट को कितना बिल देते हो तो आपकी मर्जी है, न्यूज़पेपर में ऐड कितने में जा रही है, आप कितना चार्ज कर रहे हो, तो बिजनेस है वो सब, तो उसमें कोई चीटिंग वाली बात थोड़ी ना। सीएस कोई फ्री में काम करेगा ये सब, वो अपने बिल में जोड़ देगा, मैं टोटल इतना पे कर दूँ, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल ऑफर, छोटा सा प्रोविजन, रेगुलेशन 19। चलो कुछ तो है जो एकदम छोटा सा प्रोविजन आ रहा है, तो बड़े बड़े रेगुलेशन आते हैं, अंदर कुछ भी हो ना हो लेकिन रेगुलेशन की लेंथ तो सब में बड़ी है वैसा। तो 19 वाला जो है कंडीशनल ऑफर, इसमें वो पॉइंट आ गया जो अपन देख चुके हैं, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बात हुई ना पीछे एक दो बार, उसका ही रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। स्टोरी तो नई है ही नहीं कुछ वैसे देखा जाए तो, वहां पे रेफरेंस आ गया था, अपन ने वहीं पे बात कर ली थी कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस वाले केस में वो एक तो प्राइस घटा भी सकते हैं। मैं आपको बोला कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी मेजोरिटी ने तो ना बोल दी, थोड़े बहुत तो आ रहे हैं, जो आप आ रहे हो मैं आपको टोटली ना भी नहीं बोलना चाहता, बट मैं बार्गेन कर रहा हूँ कि मैं उतने पैसे नहीं दूंगा, प्रीमियम तो दे रहा हूँ बट कम दूंगा, फिर आप बोले नहीं नहीं ये तो कम कर दिया आपने, तो कोई बात नहीं, मत बेचो शेयर, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तो जितने आ रहे होते हैं ठीक है, प्राइस पे मैं थोड़ा नेगोशिएट कर सकता हूँ, वही स्टोरी है यहाँ पे, तो अंदर का पॉइंट आपको पता है। नहीं नया तो पढ़ के देख सकते। फिर आ गया कॉम्पिटिंग ऑफर, ये भी तो देखा था, रेगुलेशन 20। देखें प्रोविजन देख ही लेते हैं, कुछ रह जाए तो, बाकी तो सेम स्टोरी है। Upon a public announcement of an open offer for acquiring shares of target company being made, any person other than acquirer who has made such public announcement shall be entitled to make a public announcement of an open offer within 15 working days of the date of detailed public statement made by the acquirer. ठीक है, 15 दिन का टाइम मिलता है इस तरीके का कॉम्पिटिंग ऑफर देने के लिए। The open offer shall be for such number of shares which, when taken together with the shares held by such acquirer, along with the person acting in concert, shall be at least equal to the holding of the acquirer who has made the first public announcement, including the number of shares proposed to be acquired by him under the offer, and any underlying agreement for the sale of the shares of the target company pursuant to which the open offer is made. ये देखो इम्प्लाइड है, कॉम्पिटिंग ऑफर तो उससे छोटा ऑफर थोड़ी दोगे, जितने शेयर वो खरीदने का ऑफर दे रहा है एक्वायरर, आप कंपटीशन में उससे ज्यादा ऑफर दोगे तो ही सामने वाले अट्रैक्ट होंगे ना, कि भाई और शेयर बिक जाएंगे हमें और पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज वो क्यों अट्रैक्ट होंगे, तो बेसिक बात है। Notwithstanding anything contained in these regulations, an open offer made within the period referred to in sub-regulation 1 shall not be regarded as a voluntary open offer under regulation 6, and the provision of these regulations shall apply accordingly. Implied है, इसको open offer की तरह नहीं मानना, ये जो competing offer है, this is not an open offer as per regulation 6, वो different aspect होता है। ये ऐसा है ना कि यार इसमें ऑफर निकाला है तो मैं काउंटर करता हूँ, ये वैसी बात होगी। वॉल्यूंटरी ऑफर अलग चीज है, वो तो मैं और अक्वायर करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, एंड दैट इज आफ्टर ओपन ऑफर। जिसने पहले 25% अक्वायर कर लिया, एक बार ओपन ऑफर दे दिया, फिर वॉल्यूंटरी ऑफर देके और एक्विजिशन कर रहा है, वो स्टोरी अलग है। यहाँ तो ऐसा है कि जो अक्वायर है वो अलग पार्टी है, कॉम्पिटिंग वाला अलग पार्टी है। तो कॉम्पिटिंग वाले ने ऑफर दिया, इसको वॉल्यूंटरी ऑफर अंडर रेगुलेशन 6 में नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि उसकी पूरी बेस लाइन ही अलग, तो वो डिफरेंट हो गया। Every open offer made under sub-regulation 1 and the open offer first made shall be regarded as the competing offer for the purpose of this regulation. वो नहीं बोलते तो भी अंडरस्टूड था कि मेरे अक्वायरर के ऑफर के सामने जो पहला ऑफर आया वो कॉम्पिटिंग ऑफर है, implied. No person shall be entitled to make a public announcement of an open offer for acquiring shares or enter into any transaction that would attract the obligation to make a public announcement of an open offer for acquiring shares under these regulations after a period of 15 working days referred to. थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं, 15 दिन का जो ऊपर टाइम दिया था उतने टाइम अवेलेबल है, उसके बाद ये कॉम्पिटिंग ऑफर नहीं आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट, unless the open offer first made is an open offer conditional as to minimum level of acceptance, no acquirer making a competing offer may be made a conditional as to the minimum level of acceptance, may be made conditional. Okay, बात समझ आई? जो acquirer की तरफ से जो open offer आया था ना, अगर वो conditional हो तो competing वाला भी conditional offer कर सकता है। अगर ओरिजिनल acquirer ने जो ऑफर किया उसमें उसने मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन ना रखी तो आपको भी नहीं रखी। जैसा ऑफर ओरिजिनल ने दिया वैसा ही ऑफर कॉम्पिटिटर देगा। ये रेगुलेशन 19 के रेफरेंस में हो गया कंडीशनल वाला, रेगुलेशन 19 होगा ना, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ओरिजिनल अक्वायरर ने जो ओपन ऑफर दिया उसमें मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रखा था,
कि भाई इतना मिनिमम चाहिए, तो कॉम्पिटिटर बोल रहा है फिर मैं भी कंडीशन रखूंगा, वो रख रहा है तो मैं भी रखूंगा, तो बोला कि अगर वो कंडीशन रख रहा है तो ही आप रख सकते हो, अगर वो नहीं रख रहा है तो आप नहीं रख सकते, वैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। No person shall be entitled to make a public announcement of an open offer for acquiring shares or enter into any transaction that would attract the obligation to make a public announcement of an open offer under these regulations until the expiry of the offer period, where the open offer is for acquisition of shares pursuant to disinvestment in terms of regulation 13. ठीक है, वहाँ का रेफरेंस आ गया। Or the open offer is pursuant to relaxation from strict compliance with the provisions of the given chapters granted by court under the given regulation 11. रेगुलेशन 11 अपना बाकी है, वो 10 और 11 एग्जेम्पशन वाला, तो उसका अभी उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि फ्लो आइडिया नहीं लगेगा। The schedule of activities and the tendering period for all competing offers shall be carried out with identical timelines, and the last date for tendering shares in acceptance of the every competing offer shall stand revised to the last date for tendering shares in acceptance of the competing offer last made. बात समझ आई? ट्राई कर लो, क्या बोला? हाँ सेम मतलब कैसे मैच करेंगे फिर बाद में? हाँ सेम होनी चाहिए, वो सही है। फिर लास्ट में क्या बोला? वो रिवीजन वाला क्या पॉइंट है? प्राइस रिवीजन बोला? नहीं नहीं, लास्ट डेट टाइमलाइन के रिवीजन की बात हो रही है। हाँ तो कौन सी सिचुएशन में कौन रिवाइज कर सकता है? कर सकते हैं या करना ही पड़ेगा? थोड़ा विजुअलाइज हुआ तो आपको पता चल जाए क्या बोल रहे हैं। करना ही पड़ेगा। हाँ सीधी बात है। देखो मैंने ऑफर कर दिया, मैं एक्वायर हूँ, मेरे ऑफर को देख के अगले 15 दिन में कॉम्पिटिंग ऑफर दिया आपने, तो मेरा ओपन ऑफर जो है वो कब तक ओपन रहेगा? उसकी डेडलाइन होगी ना, ठीक है? तो मेरा ओपन ऑफर अभी है, 15 दिन बाद कॉम्पिटिंग ऑफर आया, उसका ऑफर अभी आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो गए कि ओरिजिनल वाले का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे कॉम्पिटिंग वाले का। जब तक आप सोच रहे हो तब तक ओरिजिनल वाले का टाइम लैप्स हो गया, बोला अब तो कॉम्पिटिंग वाला ही बचा। कॉम्पिटिंग वाला बोला बस ये तो खेल था मेरा, इसका टाइम ही खत्म कर दूंगा, मैं लास्ट में आऊंगा, तो मेरा ही ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? चॉइस ही नहीं बची ना फिर। ये तो ऐसा हुआ फ्लिपकार्ट की सेल खत्म हो गया, अभी अमेजोन की शुरू हुई, अब वो सस्ता था महंगा बढ़ रहा है, होता है ऐसा। वो बिग बिलियन डे सेल आती दिवाली पे, अमेजोन ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो अमेजोन वाला जैसे ही लॉन्च करता है ना, फ्लिपकार्ट वाला उसके 3 दिन पहले रख देता है। वो लेके आएगा 1, 2, 3 नवंबर, ये लेके आएगा 28, 29, 30, 31 अक्टूबर, जब कर लो जो करना। अब जिस दिन रात को 12 बजे फ्लिपकार्ट की सेल खत्म होती है, अगले दिन अमेजोन की स्टार्ट होती है। अब आप फंस गए, क्या करूं? फ्लिपकार्ट वाले से खरीद लूं कि अमेजोन का वेट करूं? अब अमेजोन का वेट किया तो फ्लिपकार्ट वाले की सेल खत्म हो गई, बोले यार ये तो महंगा पड़ रहा है, अब क्या करूं? तो लेना ही पड़ेगा, तो नुकसान हो गया ना। तो ऑफर तो एट द सेम टाइम दोनों ओपन होने चाहिए ना, कि सेकंड ऑफर आने के बाद मुझे सेकंड नहीं पसंद आ रहा, फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट तक अवेलेबल होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले ने फिर से काउंटर कर दिया तो सेकंड के बाद, तो जब तक लास्ट ऑफर चल रहा है ना तब तक सारे ऑफर ओपन रहने चाहिए। कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो टेंडर कर रहा है उसको तो सारे ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए ना एंड तक। तो जिसका भी लेटेस्ट ऑफर आया उसकी जो एंड डेट है, पुराने ऑफर तब तक डेडलाइन एक्सटेंड हो ही जाएगी। और बात समझे? ये बोल रहे हैं, अच्छा पॉइंट है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना, नहीं तो बेचारे सबके साथ खेल हो जाएगा। प्रोविजो में तो सेम बात बोली, टेंडरिंग पीरियड की 1 दिन पहले तक आप वॉलंटरी की अपवर्ड रिविजन कर सकते हो, तो वो स्टोरी अपन देख चुके हैं। बोला जनरली सारे रेगुलेशन हर एक कॉम्पिटिंग ऑफर पे बराबर से अप्लाई होते हैं, कहीं कुछ एक्सेप्शन में बोला हो स्पेसिफिक तो बात अलग है, अदरवाइज कोई इशू नहीं। लास्ट में समझा दिया कॉम्पिटिटिव ऑफर क्या होता है, थोड़ा जल्दी नहीं समझा दिया, लास्ट में रामायण खत्म होती है फिर राम जी आते हैं। तो 20, 21 कौन सा बाकी है? 22 बाकी है। ओके देख ही लेते हैं। 22 में ऐसा कोई टेक्निकल बात तो नहीं है, कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन बोल रहे हैं, देख लो ब्लॉक खत्म हो जाएगा। 23 पे ब्लॉक खत्म हो रहा है, अदर ऑब्लिगेशन 24 से स्टार्ट हो रहा है, तो 23 तक तो एक सेटिंग में खत्म करे, फिर बाकी आगे क्या करना है।
चलो आ जाओ 22 पे फटाफट। रेगुलेशन नंबर 22 में देखो क्या बोला, द acquirer shall not complete the acquisition of the shares or voting rights in control over the target company whether by way of subscription to shares or purchase of shares, attracting the obligation to make an open offer for acquiring the shares until the expiry of the offer period। ठीक है, कोई नई बात नहीं। Provided that in case of an offer made under sub-regulation 1 of regulation 20 pursuant to a preferential allotment, the offer shall be completed within the period as provided in the given regulation। ये सब टाइम लिमिट चल रही है, कब तक आपको ये सारा एक्विजिशन कंप्लीट कर लेना है उसकी बात हो रही है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेगुलेशन का रेफरेंस है। सेकंड प्रोविजन में भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, तो उसको फिर आपको पढ़ना है तो भी ठीक है, क्योंकि लर्निंग वाला पार्ट कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसे तो कैसे लिखोगे एग्जाम में, इसका रेगुलेशन में वो जाके लिखोगे, ऐसे लिख भी नहीं पाओगे, तो वो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड कम हो जाता है। Notwithstanding anything contained subject to the acquirer depositing in the escrow account cash or providing unconditional bank guarantee issued in favor of the manager to the open offer, subject to approval by RBI of an amount equal to the entire consideration payable under the open offer, assuming full acceptance of the open offer, the parties to such agreement may, after expiry of 21 working days from the detailed public statement, act upon the agreement, and acquirer may complete the acquisition of the shares और वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी एज कंटेम्पलेटेड। ये ना मिनिमम टाइम काटने की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आप ऑफर देते हो, उसके बाद पूरा प्रोसेस एकदम से ऐसे 1-2 दिन में कंप्लीट भी नहीं कर लेना। बोले ऐसे क्यों, जल्दी खत्म होता है तो अच्छी बात है, पहले सोचने का टाइम दो ना। ऑफर पीरियड ढंग से एग्जीक्यूट करो, नोटिस देना, डिटेल्ड अनाउंसमेंट करना, लेटर ऑफ ऑफर इशू करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, टेंडरिंग पीरियड में सोचने के लिए 10 दिन का टाइम देना, ये सब शांति से करो। इसमें फिर भागदौड़ करे, जल्दी जल्दी में क्या है ना, वो समझ नहीं आता है। जिसको शेयर ऑफर कर रहे हो ना, जिसको पैसा ऑफर कर रहे हो, उसको क्लैरिटी नहीं है। आप क्या है, जल्दी करो, 2 दिन का टाइम है। अरे यार, ये कोई फ्लैश सेल थोड़ी ना है कि 30 मिनट में खत्म हो जाएगी, अभी कभी डिसाइड करो, ऐसे नहीं करना है। तो वो लोग हर प्रोविजन में ना मिनिमम टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना टाइम तो निकालो, उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करो। ये उल्टा चल रहा है। जनरली क्या होता है, इतने दिन में खत्म कर ही देना। यहाँ बोले नहीं, इतना टाइम तो दो कम से कम। हर पार्टी को अपना अपना एक्ट करने का एक डिसेंट टाइम मिलना चाहिए, जहाँ 5 डेज है, जहाँ 7 डेज, जहाँ 15 डेज है, सबको सोचने का टाइम दो शांति से, उसके बाद काम करो। हड़बड़ी में काम करा के क्या है ना, कम पैसे देके निकल जाओ और इन्वेस्टर का नुकसान करोगे, वो नहीं करना है। इसलिए ज्यादा रश नहीं करने देना आपको वैसा। तो 21 डेज वाली बात भी वही बोली, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, फिर आप अग्रीमेंट पे ऐड करके शेयर्स का एक्विजिशन करके पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन 21 डेज के पहले नहीं कर सकते वैसा। एक्सप्लेनेशन में कुछ रेटिंग दिख रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ट्रिपल ए रेटिंग, ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटी मिल जाती है रेटिंग। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ प्रपोर्शन रिडक्शन ऑफ शेयर्स टू बी अक्वायर्ड, द अक्वायरर शैल अंडरटेक द कंप्लीशन ऑफ द स्केल डाउन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी। स्केल डाउन प्रोपोर्शनेटली, पहले भी वर्ड आया था स्केल डाउन, तो भी प्रोपोर्शनेटली आप रिड्यूस कर सकते हो। वो कंडीशन थी जहाँ पे ज्यादा ऑफर आ गए थे, या फिर पता चला कि टेंडर ऑफर में चले गए तो 75 क्रॉस हो जाएगा, तो फिर 75 क्रॉस हो जाएगा और पता है कि डीलिस्टिंग के लिए नहीं जाना है, तो क्यों अननेसेसरी मेहनत कर रही है। ये 7 सब रेगुलेशन 4 वहीं का कनेक्शन है। नेक्स्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 1, acquirer may acquire shares of the target company through preferential issue or stock exchange settlement process subject to conditions: shares being kept in escrow account, acquirer not exercising any voting rights, provided that such shares may be transferred to the account of the acquirer subject to the acquirer complying with requirements of sub-regulation 2. ठीक, the acquirer shall complete the acquisition contracted under any agreement, attracting the obligation to make an open offer not later than 26 weeks from the expiry of the offer period. ये फिर डेडलाइन मैक्सिमम होगी कि इससे लेट नहीं करना, वैसा हो गया, इतने टाइम में आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। प्रोवाइडेड दैट में वही कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाए और टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो बात है, अदरवाइज फिर डेडलाइन बस। तो 22 भी खत्म, तो ये ब्लॉक खत्म हो गया अपने यहाँ पे। 16 से स्टार्ट किया अपन, 23 तक आ गए वैसा। यहाँ पे उसमें ब्रेक ले सकते हैं, फिर बाकी के आगे कुछ और प्रोविजन देते हैं।